2 महीने के अंदर हम तीनों सेक्शंस को कवर अप करके ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आए। 3 पार्ट में समझते हैं। पहला पार्ट होगा हमारा थ्योरी का, दूसरा पार्ट जो हम बनाए हैं वो होगा हमारा पीवाईक्यूज और तीसरा पार्ट जो होगा नए क्वेश्चन पर बेस्ड एमसीक्यू। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितने देर में पढ़ें, उन सारी चीजों पर 2 से 3 मिनट के अंदर मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। बड़े बड़े प्रोफेसर्स लोग पढ़ते हैं, जो पढ़कर आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करेंगे, आप यूजीसी का जेआरएफ निकालेंगे और आप नेट का पेपर क्वालिफाई करेंगे। आपको एक कागज का टुकड़ा मिलेगा जिसकी बहुत बड़ी कीमत होती है, जिसे हम सर्टिफिकेट कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कृष्णा फिजिक्स वाला के यूजीसी नेट वर्टिकल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक स्ट्रेटेजिकल क्लास। इस क्लास में हम थ्योरी, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को इस तरीके से क्लासिफाई करें कि 2 महीने के अंदर हम तीनों सेक्शंस को कवर अप करके ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आए और पहले अटेम्प्ट में ही हम लोग यूजीसी नेट का जून वाला एग्जाम क्वालिफाई करें और 2025 को सफल बनाएं। याद रखिएगा, यह स्ट्रेटजी जो चलेगी वो आपकी ज्योग्राफी के कोड नंबर 80 पेपर 2 के लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितने देर में पढ़ें, उन सारी चीजों पर 2 से 3 मिनट के अंदर मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो आइए चलिए हम शुरू करें कि कैसे 2 महीने में कौन सी स्ट्रेटजी से पढ़ें कि हमारा ज्योग्राफी जो कि मास्टर लेवल का कोर्स होता है, जो कि बड़े बड़े प्रोफेसर्स लोग पढ़ते हैं, जो पढ़कर आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करेंगे, आप यूजीसी का जेआरएफ निकालेंगे और आप नेट का पेपर क्वालिफाई करेंगे। आपको एक कागज का टुकड़ा मिलेगा जिसकी बहुत बड़ी कीमत होती है, जिसे हम सर्टिफिकेट कहते हैं। तो आइए चलिए इस 2 मंथ की स्ट्रेटजी को बहुत ही ध्यान से 3 पार्ट में समझते हैं। पहला पार्ट होगा हमारा थ्योरी का, दूसरा पार्ट जो हम बनाए हैं वो होगा हमारा पीवाईक्यूज और तीसरा पार्ट जो होगा नए क्वेश्चन पर बेस्ड एमसीक्यूज। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं थ्योरी से। याद रखिएगा, थ्योरी पढ़ते समय आपको बहुत ही काम और कूल रहना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ते समय बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, इसको क्लासिफाई कर लो तो फैक्ट के क्वेश्चंस जिन्हें रटने पड़ेंगे, जिनमें आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी का यूज है। दूसरा सेक्शन होगा कॉन्सेप्ट्स। ये कॉन्सेप्ट्स टीचर के बताए हुए तरीके, बुक्स में बताई हुई तरीके और साथ ही साथ ऐसी कुछ नेमोनिक्स, कुछ ऐसी विधियां, कुछ ऐसे शॉर्टकट तरीके, कुछ माइंड मैप्स और कुछ इमेजेस के माध्यम से और कुछ जो हैंड रिटन माध्यम होते हैं, उन माध्यम से आपने पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझा, अपने दिमाग में डाला। ये आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है टर्मिनोलॉजीज। इन्हीं 3 बेसिक्स के क्लासिफिकेशंस पर आपका थ्योरी, जो कि बहुत ही शांत तरीके से पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, इस 2 महीने का प्रेशर नहीं लेना है। थ्योरी पढ़ते समय आपको इन्हीं 3 चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि 33% से करीब में 35% का पोर्शन फैक्ट का क्वेश्चन कवर अप कर जाएगा। कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन 40% बेसिक पर होते हैं और साथ ही साथ अगर टर्मिनोलॉजीज की भी बात करें तो 30 to 35% बेसिस पर आपका टर्मिनोलॉजिकल वर्ड्स, ऐसे शब्दावलियां आती हैं जो एग्जाम में सीधे डायरेक्टली पूछी जाती हैं। याद रखिएगा, थ्योरी पढ़ते समय इन्हीं 3 चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। आपने अभी तक की तैयारी में अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप बहुत अच्छा कर लिया है। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठे हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल है। हल्का सा उसको टच लेना है और ज्यादातर क्वेश्चंस जो पेमेंट जो आपको अपना पेमेंट लगानी है, किस चीज, दिमाग की पेमेंट जो लगानी है वो होगी फैक्ट पर। और जो अपना ध्यान लगाना है, पूरी तरह से केंद्रित करना है, वो होगा टर्मिनोलॉजी और उसकी मीनिंग पर, क्योंकि ये थोड़े से रटने वाले सेक्शन है। लेकिन क्रैम अप मगअप नहीं कर जाएंगे। हम इनको इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये हमारे लॉजिकली अपने दिमाग में याद होता चले। इस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट से टचअप करते हुए, फैक्ट को उसके साथ मर्ज अप करते हुए, उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन बैठाते हुए, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट का फैक्ट से, कॉन्सेप्ट का टर्मिनोलॉजी से बनाएंगे, उसे तोड़कर उसकी मीनिंग निकालेंगे, तब जाकर हमें अच्छे से ज्ञात हो जाएगा। तो मतलब मेरे कहने का मतलब, इन 2 महीने के अंदर अगर हम किन 3 चीजों पर फोकस करें तो थ्योरी में फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी, जिसमें कॉन्सेप्ट आपका अभी मैं मानकर चलता हूं कि क्लियर है, फिर भी उसको एक हल्का सा टचअप दे दो, उसको हल्का सा एक पुशअप दे दो। ज्यादातर फोकस आपको फैक्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज पर करना है। याद रखिएगा, अगर आप थ्योरी प्रिपेयर कर रहे हैं तो अब बुक पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं है, कम समय बचा है। अब आप बुक के सारे बुलेट पॉइंट्स, आपके शॉर्ट हैंड, शॉर्ट नोट्स के बनाए हुए बुलेट पॉइंट्स, टीचर के द्वारा दिए हुए सारे इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स, उसको पढ़िए।
बुलेट पॉइंट्स पर ही इस समय स्टडी कर सकते हैं और शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाई है वो पूरी बुक पढ़ने में पूरा का पूरा टाइम चला जाएगा। और अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बुक के केवल हाइलाइटेड पोर्शंस को, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके हाइलाइटेड पोर्शन को ही पढ़िए। अदरवाइज ज्यादा रिकमेंडेशन ये जो बच्चे बुक से पढ़ने की आदत रखे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अब पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। जिस समय हम पहली बार पूरी बुक पढ़ते हैं उस समय में उस बुक में से कुछ पोर्शन को हाइलाइटेड करते हैं और वही समय है अब कि अब आप हाइलाइटेड पोर्शन को ठीक से पढ़ जाइए। और अगर बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो टीचर द्वारा दिए हुए पीडीएफ्स या उनके द्वारा बनाए हुए नोट्स, हैंड रिटन नोट्स पर ही फोकस करिए और वो भी बुलेट पॉइंट्स में पढ़िए। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी फिट हैं, बस उन्हें हल्का सा पुशअप देना है। ठीक है, चलिए ये हुई थ्योरी की बात। अगर हम बोलें कि केवल थ्योरी से ये तो गेम निकलने वाला नहीं, हमें एग्जाम के पैटर्न को समझना पड़ता है, कमीशन के नेचर को समझना पड़ता है और अभी तक किस तरीके के ब्लूप्रिंट्स बने हैं कमीशन के, किस वेटेज, किस चीज का वेटेज, कौन सी यूनिट का वेटेज सबसे ज्यादा है, किस यूनिट पर कम फोकस करना है। इस तरह की भी तो स्ट्रेटजी जिसको हम स्मार्ट स्टडी कहते हैं वो भी तो करना है हमें। तो इसलिए हमें अब आगे चलकर पीवाईक्यूज को पकड़ना है। थ्योरी हमने स्ट्रेटेजिकली पढ़ी, बुलेट पॉइंट्स पढ़ लिया, टेक्स्ट बुक पढ़ी लेकिन उसके हाइलाइटेड पोर्शन और कुछ हैंड रिटन नोट्स को पढ़ लिया, फैक्ट देखा, टर्मिनोलॉजी देखी और क्या देखा, और हम लोगों ने देखा कि कैसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं। अब हम चलेंगे कि पीवाईक्यू के नेचर को समझेंगे। ये हमारे लिए एक फुटप्रिंट का काम करता है। ये आपको एक दिशा निर्देशित करता है कि पिछले 10 साल 11 साल में अभी तक आप लोगों से कमीशन ने कैसे क्वेश्चन पूछे। इससे हमें वेटेज का पता चल जाता है, इससे हमें उनके क्वेश्चन पूछने का फ्लो पता चलता है कि क्वेश्चन कोड के बेसिस पर पूछा जा रहा, कि क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के बेसिस पे पूछा जा रहा, कि क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के बेसिस पर पूछा जा रहा, या क्वेश्चन असर्शन और रीजन पर ज्यादा पूछा जा रहा। तो एक फ्लो पता चलता है, वेटेज पता चलता है पीवाईक्यू लगाने से। पीवाईक्यू कैसे लगाएं, तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी है। वैसे तो हमारी एक बहुत अच्छी बुक आई है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए कि लास्ट के 11 साल का पीवाईक्यूज हम आपको अवेलेबल कराते हैं। आपको उसमें एक्सप्लेनेशन भी मिला हुआ है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है और पूरी कोशिश करी गई है कि कहीं पर एरर्स ना मिले। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि पिछले 10 से 11 साल का आप पीवाईक्यूज लगाइए और केवल इसको समय दीजिए। ऐसा नहीं कि लगाकर भागना है, नहीं। पीवाईक्यू लगाते समय आप सीखने बैठे हैं, कम समय है लेकिन फिर भी सीखने बैठे हैं। आप जैसे ही 11 साल का पेपर लगाते हो, आपको सबसे पहली बार ध्यान देना है, अटेंशन पे करना है किस चीज पर, उसके एक्सप्लेनेशन पर। केवल आंसर और उसके आंसर की पर ही नहीं फोकस करना, क्योंकि ज्यादातर नेचर होता है कि आपका पीवाईक्यू ये बताता है कि पिछले साल हमने ये क्वेश्चन पूछा था और उसका एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन इस साल पूछेंगे। और ये हर बार ही अभी तक मेरे अनुभव से और बहुत सारे जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के टीचर हैं उन्होंने एक एनालिसिस निकाला कि पिछले साल से रिलेटेड जो टॉपिक आया था उसी के एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं और एफिलिएशन बना रहता है। इसीलिए पीवाईक्यू हर बार ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद जरूर रखिएगा, पिछले साल के 10 से 11 साल के पीवाईक्यू सॉर्ट कीजिए। कहां से करें? हमारी बुक्स अवेलेबल है, सस्ते में अवेलेबल है और आसानी से उसमें आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और क्या करें? तो उसके एक्सप्लेनेशन को जरूर देखें। क्वेश्चन का आंसर तो पूछा ही पूछा, रिपीटेडली पूछ सकता है, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन पर ज्यादा फोकस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ध्यान देना है कि कौन से टॉपिक का वेटेज ज्यादा है। तो अभी मैं बता देता हूं, फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें हम बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी पहला यूनिट, क्लाइमेटोलॉजी दूसरा यूनिट, अगर हम बात करें तीसरा यूनिट तो होता है तो ओशनोलॉजी या ओशनोग्राफी, और इन्हीं तीनों को मिलाकर जैसे लैंड है तो जियोमॉर्फोलॉजी, एयर है तो क्लाइमेटोलॉजी और ओशन है तो हाइड्रोलॉजी। ठीक है, पानी, वाटर, इन्हीं तीनों को मिलाकर बनता है हमारा बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए एनवायरमेंट,
तो लोगों को लगता है कि फिजिकल ज्योग्राफी केवल यही 3 है, लेकिन 42वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत डीपीएसपी में और फंडामेंटल ड्यूटीज में 51 ए के जी में और 48 नंबर आर्टिकल में इन्वॉल्वमेंट को कंपल्सरी कर दिया गया स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद। तो इसीलिए इन्वॉल्वमेंट कोई अलग टॉपिक नहीं है, फिजिकल ज्योग्राफी से ही एफिलिएट करते हुए बायोस्फीयर और उसके जो प्रोटोकॉल्स अग्रीमेंट्स, उसके बायोडायवर्सिटी के प्रिजर्वेशन से संबंधित, कंजर्वेशन से संबंधित जितने एक्ट्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, और इन तीनों के साथ पढ़ जाओ तो इन्वॉल्वमेंट फिजिकल ज्योग्राफी में ही आ जाता है। इसीलिए इन्हीं 4 टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद आपको जंप करके आखिरी यूनिट जो कि इंडियन वाला सेक्शन कवर अप करता है, उसका इंडियन का फिजिकल वाला सेक्शन और इंडियन का ह्यूमन वाला सेक्शन आपको कवर अप करना है, और यही 5 यूनिट्स आपका 60 टू 65% कवर अप कर जाते हैं। इसके बाद के यूनिट्स जो होते हैं, अगर मैं बात करूं, पॉपुलेशन है, इकोनॉमिक है, सोशियो कल्चर है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, साथ ही साथ थॉट्स एंड थिंकर्स और ज्योग्राफिकल टेक्निक के क्वेश्चंस भी आते हैं, बट वो फैक्चुअल बेस पर होते हैं। तो अगर ज्यादा समय देना है आपको तो फिजिकल ज्योग्राफी में ये 3 यूनिट, और चौथा यूनिट कौन सा मैंने बताया, तो इन्वायरमेंट, इन्हीं 4 और इंडियन वाले सेक्शन पर फोकस कर लीजिए, बहुत ज्यादा समय इस पे दीजिए। बाकी का जो समय बचता है वो 6 यूनिट नंबर 5 से लेके यूनिट नंबर 9 तक पर उस पर फोकस कीजिए। तो इस स्ट्रेटजी से आपने क्या किया, पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से उठा लिया। कभी कभी बच्चों में ये आता है कि सर थ्योरी वाला पोर्शन, तो बताऊं मैं, थ्योरी वाला पोर्शन यूनिट नंबर 1 से लेके 4 तक पढ़ जाइए, और पीवाईक्यू किससे पढ़े, तो पीवाईक्यू कौन सी यूनिट पढ़े, तो 5 से लेके 9 तक की यूनिट आपको पीवाईक्यू से पढ़ जानी चाहिए। मेरी बात सबको समझ आई? अब हम मूव करते हैं मॉक टेस्ट की तरफ, जो कि हमारा तीसरा चक्रव्यूह होगा। पहला चक्रव्यूह जो हमने देखा वो थी कि थ्योरी कैसे पढ़ें, हम इसे तोड़कर भेद कर आगे चले गए। थ्योरी पढ़ते समय किन यूनिट्स को ध्यान दें, फिर हम लोगों ने देखा पीवाईक्यूज कैसे पढ़े, पीवाईक्यूज का भी चक्रव्यूह हम लोगों ने भेद दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सर अब नए क्वेश्चंस भी तो आ रहे हैं, आजकल पैटर्न बदल रहा है, तरीका बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, और सब जानते हैं कि पीवाईक्यू पढ़कर सब बैठे हैं, कुछ नया कोई नहीं पढ़ रहा, तो कमीशन को भी इसका अंदाजा है। तो कमीशन भी अपने नए तरीके के क्वेश्चंस, खास तौर पे इन्वायरमेंट, इंडिया और थॉट्स एंड थिंकर्स को भी इस समय उसने पकड़ा हुआ है। तो अगर आप ठीक से एनालिसिस करें तो नए क्वेश्चंस पर भी उतना ही फोकस करना है जितने पीवाईक्यूज पर किए आपने। केवल पीवाईक्यू पढ़ने से आपका सॉल्यूशन जो है वो नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, आपको नए क्वेश्चंस की तरफ भी मूव कर, इसलिए आपको मॉक टेस्ट लगाना होगा, और वो भी डिग्निटी के साथ। डिग्निटी के साथ मतलब क्या, तो आइए चलिए, क्लॉक इज टिकिंग ना, तो डिग्निटी यहीं पर आपकी दिखेगी, समझिएगा। फर्स्ट राउंड जब आप मॉक टेस्ट लगाने बैठिए तो वो यूनिट वाइज लगाइए। आपने यूनिट नंबर 1 उठाया और उसके कम से कम 100 क्वेश्चंस लगाए और उसका एक्सप्लेनेशन देखा। ऐसे ही सारे यूनिट्स का कम से कम 10 यूनिट जाते जाते अलग अलग टाइम दिया फर्स्ट राउंड में। और अगर हम बात करें सेकंड राउंड में क्या करना है, तब बताएंगे सर, इस समय फुल लेंथ टेस्ट देने की बात आ जाएगी, एग्जाम बिल्कुल सिर पर चढ़ चुका है। अब आपके पास 1 हफ्ते बचे हैं, 1 हफ्ते लगातार सुबह दोपहर शाम मिसलेनियस के फुल लेंथ टेस्ट को ज्योग्राफी का उठाइए, पेपर 2 का मॉक ड्रिल के बेसिस पर, पीवाईक्यू नहीं, नए क्वेश्चंस मॉक ड्रिल के बेसिस पर आप उसे टच करिए। ऑन द स्पॉट अभी अभी नया नया टॉपिक पढ़ेंगे, लेटेस्ट में अभी सॉल्व किए हैं, सब कॉन्शियस माइंड में कुछ दिन तक रहेगा। इस वजह से सेकंड राउंड में फुल लेंथ टेस्ट मिसलेनियस लेवल पर जितने क्वेश्चंस आते हैं उन्हें सॉल्व कीजिए और उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, और इस तरीके से आप अपने मॉक टेस्ट को अच्छे से कर ले जाएंगे। मॉक टेस्ट लगाते समय बस एक बात बोलूंगा, डिग्निटी मेंटेन कीजिए, अलार्म लगाइए, अलार्म एग्जैक्ट बजते ही, शुरू होते ही खत्म होने तक आपको पॉज कर देना है, और पहला मॉक टेस्ट जब आपने लगाया तो देखना है कि कितनी एक्यूरेसी के साथ और कितने समय में आपने उसे कंप्लीट किया, कितने क्वेश्चंस छूटे, कितने क्वेश्चंस गलत हुए, और कितने क्वेश्चंस आते हुए गलती से जो है वो गलत हो गया। इन 2-3 बातों को ध्यान में रखते हुए अब शाम को दूसरा मॉक टेस्ट उठाएंगे, और दूसरा मॉक टेस्ट उस डिग्निटी से लगाएंगे कि पहले वाले से ज्यादा अच्छा करना है, पहले वाले
में जो कमियां कर दी दूसरे वाले में नहीं करना, और इसी प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए तीसरा, चौथा और कम से कम ऐसे 15 मॉक टेस्ट से 20 मॉक टेस्ट आपको लगाने, और उसका रिजल्ट अपने मन से, अपने खुद से डिग्निटी के साथ कि हम ईमानदारी से करेंगे, सेल्फ चेक करेंगे और फिर फाइनली सुबह उठेंगे और एग्जाम देने के लिए पहुंच जाएंगे। इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए और देखिए कि बहुत ही इजीली मैंने 3 सेक्शंस में क्लासिफाई करके एक अच्छा पैटर्न दिया जो 2 महीने में आसानी से किया जा सकता है। सब काम छोड़ दीजिए, दुनिया में बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जो बहुत कठिन है। जॉब करना तो जिंदगी में सबसे कठिन काम है। तो इसीलिए इस समय अपने आप को 2 महीने दीजिए, कमर तोड़ मेहनत कीजिए, और अगर आपने ये निकाल लिया तो जिंदगी का एक सार समझ आ जाएगा और आपकी लाइफ जिंदगी में जो है बहुत क्लियर वे पकड़ लेगी। आसानी से आप किसी अच्छे कॉलेज में एक लेक्चरर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की शुरुआत ही इससे अच्छी सैलरी और रिस्पेक्ट के साथ होगी। मेरी शुभकामनाएं सभी को, आप लोगों के लिए, सभी के लिए है, और फिजिक्स वाला की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि लग जाइए प्रिपरेशन में और क्वालिफाई करके दिखाइए। फिर मिलेंगे इस तरह की स्ट्रेटेजिकल वीडियो के लिए। बने रहिए, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।